हम दो हमारा एक अक्सर गलत और सही धीरे से अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं और दुनिया में किसी को कानों कान खबर नहीं होती। ऐसा कहा और माना दोनों चाहता है कि शादी के बाद किसी भी औरत को पराये आदमी की तरफ और किसी भी आदमी को पराई औरत को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सच तो यही है कि ऐसा केवल कहा और माना जाता है, और जो कुछ भी दुनिया में कहा और माना जाता है वैसा होता भी हो, ऐसा बहुत कम होता है। शादी के बाद किसी औरत या आदमी का पराये आदमी या औरत को उस नज़र से देखना सही नहीं होता है। हो सकता है ये सच बहुत दिनों तक दुनिया का सच भी रहा हो, लेकिन ये ऐसा सच नहीं था जिसके साथ दुनिया आगे चलना चाहती थी। मोहल्ले में कई सारे घर थे, कई सारे बच्चे, कई सारे अंकल और कई सारी आंटियां थी। शाम को सारी बूढ़ी आंटियां इकट्ठा होकर अपने अपने घरों की बहुओं की बुराई करती थीं, और जब भी मोहल्ले भर की भाभियां इकट्ठा होती थी तो वो उनको बुढ़ी आंटियों की बुराई करती थी। अपने पतियों के बारे में एक दूसरे को बताती थी। कुछ भाभियां जो करीबी सहेलियां बन गई थी, वो अपने दिन और रात दोनों के किस्से डिटेल में एक दूसरे को बताती और खुश होती थी। मेरी उम्र अब मोहल्ले वाले बच्चों के साथ खेलने से थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। हम लोगों का घर तीसरी मंजिल पर था। सामने वाला घर वहां से एकदम साफ दिखता था। सामने एक भैया भाभी रहते थे। भैया की मम्मी पापा साल में 1-2 बार घर पर आया करते थे। भैया किसी ऑफिस में काम करते थे और भाभी एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे को छेड़ते, मजाक उड़ाते ही मिलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी लव मैरिज नहीं हुई हो। सभी त्योहारों पर वो दोनों घर आते, आशीर्वाद लेते। वैसे तो हमारे शहरों और मोहल्लों में ऐसे भैया भाभी बहुत कॉमन हैं, जिनके बीच की केमिस्ट्री को देखकर कभी लगेगा ही नहीं कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। सामने वाली कविता भाभी और जतिन भैया ऐसे ही थे। जब भी वो घर आते तो मम्मी हमेशा उनकी नज़र उतारती और उनके हम दो हमारे 3 होने वाले प्लान के बारे में याद दिलाती, जिस पर वह दोनों शर्माते हुए ठीक वैसा ही रिएक्ट करते जैसा कि अमूमन शहरों और मोहल्लों में किया जाता है। मेरी भैया और भाभी से बहुत पड़ती थी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो सगे भैया नहीं है। वो लोग अक्सर शाम को गली में जगह बनाकर नेट डालकर बैडमिंटन खेलते थे। कई बार कविता भाभी भी मेरे और भैया के साथ खेलती। हम लोगों को रोज खेलते हुए देखकर मोहल्ले की कई और भाभियों को यह ख्याल आया कि वो अपने पहले बच्चे के बाद थोड़ा बदल गई हैं। इसीलिए अपने आप को पहला जैसा करने के लिए उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया था। एक बार मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई तो भैया ही मम्मी को रात में लेकर अस्पताल गए। मम्मी को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, जिसको सुनकर मैं बहुत देर तक रोता रहा। तो भाभी ने मुझे वैसे ही समझाया जैसे मम्मी समझाती थी। मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद से भाभी ही जैसे मेरी मम्मी हो गई थी। रोज एक बार घर आना, हाल चाल पूछना। शुरू में तो भैया भी रोज आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रोज का आना केवल संडे मंडे तक आने तक रह गया। लेकिन भाभी रोज शाम को आती रही। कई बार जब पड़ोसियों को आना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दोनों घरों में जो भी सब्जी बनती है थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। भाभी रोज़ थोड़ी सी सब्जी या फिर जो भी चीज़ बनी को एक कटोरी में ले आती और टेबल पर रखते हुए कहती, थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, बिट्टू खा लेगा। और उन दिनों मोहल्ले में पड़ोसी के किसी भी बर्तन को खाली लौटाने का चलन नहीं था, तो मम्मी भी इसके बाद जो बना होता उसको कटोरी में वापस भर कर देती और कहती, ज्यादा तो नहीं है लेकिन चख के बताना कैसा है। रोज का यही सिलसिला था। एक दिन मम्मी ने दिन में कुछ स्पेशल बनाया और मुझे देते हुए बोली, देखो सामने कविता आ गई हो तो दे आओ, दिन में खा लेगी। मैं कटोरी लेकर उनके घर पहुंचा। घंटी बजाई, लेकिन कुछ देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मैं लौटने लगा। तभी दरवाजा खुला। मम्मी ने कुछ भेजा है, मैंने कटोरी आगे बढ़ाते हुए कहा। कटोरी हाथ में दी और चलने लगा। अंदर आ जाओ, कटोरी लेते जाओ, भाभी ने दरवाजे से हटते हुए कहा। मैं अंदर आ गया। भाभी किचन में गई, वहाँ पर कटोरी खाली की और वो सब्जी जो उन्होंने बनाई थी वो हमारी वाली कटोरी में डालकर मुझे दे दिया। जब वो मुझे कटोरी दे रही थी तब मेरी नज़र उनकी आंखों पर गई। उनकी आंखें एकदम सूजी हुई थी, जैसे कि बहुत रोई हो। क्या हुआ आपको भाभी? क्या आप रो रही थी? नहीं तो, ये कहते ही भाभी अपने आप को रोक नहीं पाई और बहुत जोर से रोने लगी। रोते ही उनको लगा कि मेरे सामने नहीं रोना चाहिए। तुरंत ही अपने आंसू पोंछ कर बोली, किसी से कहना मत। आपको क्या हुआ है? भैया ने कुछ कहा है? ये बोलते ही मुझे लगा मैं शायद ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ।
मैंने तुरंत ही सॉरी बोल अपनी कटोरी वहां से लेकर चल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर आकर मैंने मम्मी को कटोरी दी और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। मुझे लगा शायद भैया से लड़ाई हुई होगी। मम्मी भी जब पापा जी से नाराज होती थी तो कई बार रो देती थी। उसी दिन शाम को जब भाभी घर आई तो जानबूझकर मैं कॉलेज का कुछ काम बताकर घर से चल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मैंने भाभी को पहली बार अवॉइड किया। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले घर का कोई राज मुझे पता चल गया है। इसको मैं केवल अपने तक ही रखना चाहता था। इसके बाद कई दिनों तक मम्मी के कहने के बावजूद भी मैं कभी सामने उनके घर नहीं गया। कोई न कोई बहाना बनाकर मैं मना कर देता। उस दिन के बाद से भाभी मेरे लिए भाभी जैसी नहीं रही। एक संडे शाम को जब भैया भाभी दोनों घर आए हुए थे तो मुझे देखते ही भैया बोल पड़े, आजकल खेलने नहीं आते, पेपर चल रहे हैं क्या? हाँ, पेपर होने वाले हैं, इसीलिए। मैंने कहा, बढ़िया है, पढ़ो यार, लेकिन कभी कभी खेलने में कोई नुकसान नहीं है। भैया ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी कल से पक्का भेजिएगा बिट्टू को। कविता भाभी ने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा और मेरी तरफ देखा। उस दिन कई दिनों के बाद मैंने भाभी की आंखों की तरफ देखा और उसमें दूर दूर तक कहीं कोई आंसू नहीं दिखा। मुझे भी लगा मैं फालतू में इतने दिनों से पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। कोई वैसी ही छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, जो लड़ाइयों के बिना न दुनिया चलती है और ना ही घर। अगले दिन फिर से मम्मी ने कुछ दिया। मैं गया और घंटी बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनकी नज़र बचाकर उनकी आंखों में देखा। दूर दूर तक आंसू नहीं थे। मैंने कटोरी बढ़ाई। भाभी ने अंदर घर में बुलाया, कटोरी में कुछ भरा और कटोरी वापस दे दी। मैं वापस आने के लिए चलने लगा तभी भाभी ने पीछे से आवाज़ लगाई, बिट्टू 2 मिनट रुको। बताइए भाभी, मैंने कहा। भाभी ने मुझे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेरे पास आकर बैठ गई। तुम्हें पता है क्यों रो रही थी मैं उस दिन? नहीं, भैया से झगड़ा हुआ था ना। मम्मी भी कभी कभी ऐसे ही रोती हैं जब हम छोटे थे। मैंने वैसे ही कहा जैसे मुझे सब पता हो और मैं सामने टीवी की तरफ देखने लगा। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं। भाभी ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। फिर क्यों? छोड़िए, मुझे नहीं पूछना चाहिए। इतना कहकर मैं वहाँ से चलने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है। मैं समझा नहीं। तुम किसी से कहोगे तो नहीं ना? नहीं, मुझे मालूम है तुम नहीं कहोगे, भाभी ने कहा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। भाभी ने दोबारा बोलना शुरू किया। शादी से पहले मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। वो हम लोगों की कास्ट का नहीं था। जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन ही उसके कभी कभी बहुत याद। इतना कहते कहते भाभी बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनको चुप कराना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब वो बहुत देर तक चुप नहीं हुई तो मैं सामने किचन से पानी लेकर आया और उनकी तरफ बढ़ाया। पानी पीकर उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। फिर बहुत देर तक रोती रही। उतनी देर तक न मैं अपने आप को छुड़ा पाया, नहीं मेरा मन किया। जब वो बहुत देर तक रो ली तो बोली, हम लोग सबको कुछ नहीं बता सकते ना, कुछ रह जाता है हमेशा। मैं समझा नहीं। आप सब बता तो रही हो मुझे। हाँ, लेकिन सब तो नहीं बता सकती ना। कुछ हमेशा ऐसा होता है जो हम किसी से नहीं कह पाते, किसी से भी। मैं नहीं मानता, मैंने कहा। तुम नहीं समझोगे, जब बड़े होगे तब समझ में आएगा। भाभी ने अपने बचे हुए आंसू चुन्नी से पोंछे और सामने बेसिन में मुंह धोया। मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। हम यूं ही कुछ देर बिना कुछ बोले बैठे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। मैं पहली बार किसी के ऐसे गले लगा था। मुझे एक बार भी गलत और सही का ख्याल नहीं आया। उस दिन के बाद से मैं भाभी के लिए बिट्टू से थोड़ा बड़ा हो गया था। बाकी मोहल्ले और अपने घर के लिए भी मैं अभी भी बिट्टू ही था। सालों के बीतने से भले उम्र बढ़ती हो, लेकिन बड़े तो हम ऐसे ही किसी दोपहर, शाम या रात में एकदम से हो जाते हैं। वो बात अलग है कि मोहल्ले वाली लड़कियों के बड़े होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उस दिन जब मैं वापस घर आया तो मम्मी ने पूछा, बड़ी देर कर दी? भाभी सब्जी बना रही थी। उन्होंने कहा 20 मिनट रुक जाओ, होने वाली है, इसीलिए देर हो गई। ये झूठ बोलने से पहले मुझे एक भी सेकंड सोचना नहीं पड़ा। उस दिन शाम को भाभी बैडमिंटन खेलने आई। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि मुझे लगा कि दिन में जो हुआ सपना था। बीच बीच में मेरी नज़र मिलती तो हम दोनों बस उतना मुस्कुराते जितना बस मैं और वो ही देख पाते। आंसू बड़े अजीब होते हैं। अक्सर रिश्ते टूटते वक्त अपनी शक्ल दिखाते हैं, तो कभी कभार आंसू रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही हुई थी।
वैसे तो वो मेरी भाभी ही थी, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे पहली बार लगा कि भाभी से कुछ ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद न मैंने उस लड़के के बारे में कभी पूछा, न ही भाभी ने मुझे कुछ बताया, लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता तो केवल 5 मिनट में नहीं लौट आता। हमारी दुनिया भर की बातें होती, मोहल्ले वाले और भाभीियों की शिकायत से लेकर मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड पल्लवी तक। मैं जितने आराम से भाभी सब कुछ बता पाता, उतना कभी अपने किसी करीबी दोस्त को भी नहीं बोल पाता। बड़ा अजीब होता है, कई छोटी छोटी बातें हम कभी किसी को नहीं बताते और कितनी ही बड़ी बातें इतने आराम से किसी दूसरे को बोल देते हैं। मैं जब भी उनके घर दिन में जाता तो उनको कभी नमस्ते नहीं करता। हाँ, जब भी वो भैया के साथ मिलती तभी मेरे मुंह से नमस्ते निकलता। कभी भी अकेले मिलने पे ये सब फॉर्मेलिटी करनी है ऐसा नहीं लगा। जब कभी हम दुनिया भर की बात कर रहे होते तो बोलते बोलते भाभी कई बार एकदम से रुक जाती, मुझे अपने गले लगा के कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती। मेरे कितना भी पूछने पे कुछ नहीं बोलती। मैं ज्यादा पूछने की कोशिश करता भी तो मुझसे बस इतना कहती, बस चुप रहो थोड़ी देर, कुछ बोल के सब खराब मत करो। इस बात का मतलब मैं कभी भी समझ नहीं पाता, बस मैं उनकी बात मान लेता। एक बार ऐसे ही जब वो रो रहे थे तो मैंने कहा, एक बार आप सब बोल तो दो, शायद अगली बार रोने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो सब बोल नहीं सकते, सब कुछ नहीं कह सकते ना हम। कुछ चीजें केवल हमारी होती हैं। मुझे बार बार ये सुन के लगता कि भैया शायद उनके उतना करीब नहीं है जितना हम लोगों को बाहर से देख कर लगता है। इसीलिए मैंने एक बार उनसे पूछा, भैया में कोई कमी है क्या? कमी मतलब? भाभी ने पूछा। मतलब मैंने दोस्तों से सुना है कई बार, सॉरी मुझे नहीं पूछना चाहिए, ये आप लोग की पर्सनल बात है। नहीं पूछो। मतलब भैया ठीक तो है ना? मतलब ठीक मतलब बेड पे? मैंने कहा। हालांकि बोलने के बाद मैं उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। वो अच्छे हैं, भाभी ने बड़े ही नॉर्मली से कहा। तो मैं ही सही नहीं हूँ, उसको भी सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ। इसीलिए शायद उस वक्त लड़कियां तुरंत आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद करने पर वही दिखता है जो तुम देखना चाहो। तुम अभी नहीं समझोगे, मैं सब समझता हूँ। ये सुनकर वो बहुत जोर से हंसी और बोली, अच्छा सब समझते हो? कब से? मुझे समझ में आना शुरू हो चुका था कि लड़के और लड़के के बीच क्या क्या हो सकता है। फिर भी मैंने कुछ सोच कर कहा, आप एक चीज मुझे बताइए। पूछो। पक्का बताऊंगी तब पूछोगे? हाँ पक्का। नाम क्या था उसका? ये सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई और मुझे अपने पास लाकर बोली, नाम नहीं बता सकती, कुछ और पूछ लो। नहीं, मुझे नाम बताओ। पता नहीं क्यों मैंने थोड़ी सी जिद की। नहीं बता सकती, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। उस दिन पहली बार मुझे भाभी दोस्त नहीं, मुझे वो वैसे ही लगने लगी जैसे किस्से मैंने सुन रखे थे। मैं वहां से चल दिया और गुस्से में कई दिन तक उनके घर नहीं गया। मुझे यही लग रहा था कि कैसी औरत है, भैया के साथ रहकर भी उस लड़के के बारे में सोचती रहती है, और ऐसा करने वाली ये दुनिया में इकलौती नहीं है। भैया भी शायद यही करते हों। ये भी एक तरह का धोखा है। इसके साथ दुनिया ने चुपचाप रहना सीख लिया है। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि सच में वहां 3 लोग हो। इसके कई दिन बाद जब मैं घर गया तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता भाभी बोली, नाराज हो? नहीं। भाभी ने दोबारा पूछा, बहुत नाराज हो? हाँ बहुत। नाम जान के क्या करोगे? नाम की बात नहीं है, बात सब कुछ बताने की है। बता दूंगी नाम एक दिन। रहने दो, मुझे अब जानना ही नहीं है। मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। ठीक है, भाभी ने बोला और मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया बहुत जोर से और मेरे कान में फुसफुसाई, सॉरी। गुस्से में शायद कभी आंसू ना निकलते हों, लेकिन बहुत गुस्से में अक्सर आंसू निकल जाते हैं। उनके गले लगते ही मुझे बहुत जोर से रोना आ गया। मुझे उन्होंने चुप नहीं कराया, बल्कि वो भी रोने लगी। इस रोने के बीच में एक आध बार हमारे होंठ एक दूसरे को छू गए। उस छूने में ऐसा नहीं कुछ नहीं था जिससे मुझे यह एहसास हो कि मैं एक लड़का हूँ, और न ही मुझे उस पल मेरी भाभी जैसी लगी। बस वहाँ 2 लोग थे, नहीं शायद 1 लोग, पता नहीं। शरीर जुड़कर भी कई बार 2 लोग बिल्कुल पास नहीं आ पाते। कुछ खाली छूट जाता है। जो खाली छूट जाता है वो फासला तब तय होता है जब 2 लोग आंसू से जुड़ते हैं, जब वो उस पल के लिए रोते हैं जो वहीं सामने उनके आंसू के साथ आंखों से चलकर गालों से होता हुआ एक दूसरे के होठों तक फिसल रहा होता है। तब पहली बार एहसास होता है कि हमारे बिना कुछ किए भी कोई फासला मिट रहा है।
कोई खाली जगह भर रही है। कुछ खाली जगह थी जो हमारे बीच वो भर गई थी। मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था और न भाभी के पास कोई जवाब बचा था। मुझे पता नहीं वो क्या था। उस दिन ये जो कुछ भी हुआ था, मैंने सोचा कि कभी किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन एक बार पल्लवी ने मुझसे बहुत जबरदस्ती करके अपनी कसम दिलाकर पूछा कि कुछ ऐसा बताओ जो कभी किसी को नहीं बताया। मैंने उसको ये बताया कि एक भाभी है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। पल्लवी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब भी मैं पल्लवी से मिलता तो हम तीन हो जाते, पल्लवी, मैं और भाभी। उसको हमेशा ही लगता मैंने उसको पूरी बात नहीं बताई। वो हमेशा कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। पल्लवी उस दिन के बाद से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। वो वही हमारे रिश्ते के साथ अटक गई। वो बार बार पूछती रहती, सब बताओ मुझे, पूरा बताओ। क्या बताऊं? मैं सब कुछ कितनी बार बता चुका हूँ, मैं खींच कर बोलता। नहीं, तुमने पूरा नहीं बताया, मुझे सब कुछ सुनना है। पल्लवी थोड़ा और गुस्से में कहती, मैं बता चुका हूँ सब कुछ। तुम झूठ बोलते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हुआ ना हो। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें मैं बार बार सच बोल कर भी झूठा साबित होता था। मैंने भाभी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि यह सब चीजें सही नहीं बोली जा सकती। तुमने क्यों बताया उससे, वो कभी नहीं समझेगी। कभी कभी कुछ लड़ाइयाँ अधूरी ही रह जाती हैं, दोनों को उसमें मजा आने लगता है। पल्लवी से लड़ाई ऐसी थी जिसको मैं और नहीं लड़ना चाहता था। मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। आखिरी बार जब मैं पल्लवी से मिला तो मैंने कहा, मुझे एक सच बताना है तुम्हें। बताओ, पल्लवी ने हमेशा की तरह गुस्से में कहा। उस दिन वो सब कुछ हुआ था जो तुम सोच सकती हो और जो कुछ हो सकता है। ये बोलते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे पता ही था, इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे थे। पल्लवी ये बोलकर उठ चली गई। उसने वो सुन लिया था जो वो इतने दिनों से सुनना चाहती थी। बस इसके बाद हम कभी नहीं मिले। उसने कॉलेज में अपने सभी दोस्तों को मेरे और भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो सब कुछ उसको सच लगता था, और वो भी सब बताया जो सच हो सकता था। बात उड़ते उड़ते उतनी ही बढ़ गई थी जितना कि मोहल्लों में बढ़ जाया करती हैं। मम्मी ने मुझे भैया के यहाँ जाने से मना कर दिया। शाम का बैडमिंटन बंद हो गया। फिर भी मैं एक दिन चुपके से भाभी के घर गया और भाभी के पास बैठकर बहुत देर तक रोया। इतनी देर तक कि जब तक पल्लवी बह नहीं गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत वो इंसान बचा रह ही जाता है, चाहे जितना भी आंसू बहाए जाए। मैं कभी कभी भाभी में पल्लवी को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन पल्लवी कभी नहीं मिली नहीं, आंखें बंद करने पर भी नहीं। भाभी ने बहुत समझाया कि मैं उसको भूल जाऊं, और मैंने कोशिश भी बहुत की। चलने से पहले भाभी ने कहा, आज के बाद मिलने मत आना, सही नहीं लगता। बात शायद बहुत बढ़ गई थी। अपना ही मोहल्ला इतना बदल गया था कि मेरा मन वहां घुटने लगा था। इसीलिए कॉलेज के बाद शहर छोड़कर मैं दिल्ली तैयारी करने चला गया। कई बार शहर छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शहर में रहने वाले लोग आपको याद नहीं आते, क्योंकि बार बार आपको उस गली मोहल्ले चौराहे से होकर गुजरना नहीं पड़ता जहां आप कभी ठहरे हुए थे। दिल्ली में मेरी दोस्ती एक बंदी से हुई। शुरू में बहुत दिनों तक मैं उससे बल्ले में कोसता रहा। मैं भी वैसे ही आंखें बंद करता रहा जैसे भाभी किया करती थी, जैसे दुनिया किया करती है। वो पूछती भी क्या बात है, तो मैं उससे कुछ बता नहीं पाता। वो बात तो कभी नहीं, क्योंकि पूरा शायद बताया भी नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें केवल हमारी होती हैं। मुझे अक्सर ही भाभी की कमी खलती रही। इसके पास बैठकर बस जी भर रो पाता। लड़के वैसे भी अपने दोस्तों के सामने सही से रो नहीं पाते, बता चाहे सब कुछ थे। अब जब मैंने शहर छोड़ दिया था, धीरे धीरे मोहल्ले में मेरी और कविता भाभी वाली कहानी की जगह किसी बिट्टू और कविता भाभी की कहानी ने जन्म ली। बड़े अजीब होते हैं मोहल्ले और शहर, जहाँ बस कहानियों के किरदार बदलते हैं, कहानियाँ नहीं। मोहल्ले की बहुत सारी भाभियाँ उस खास वक्त में वैसे ही अपनी आंखें बंद करती रहीं और वही देखती रहीं जो वो देखना चाहती थी। मोहल्ले के सारे भैया अपनी अपनी पल्लवी को वैसे ही आंखें बंद करके ढूंढते रहे, और शायद इसीलिए दुनिया ने अपनी आंखें मूंद ली थी। अगली बार जब मैं होली पर घर पहुंचा तो मम्मी ने मुझे सामने भैया भाभी से मिलने जाने के लिए कहा और बताया, बधाई दे देना, लड़का हुआ है जतिन और कविता को। मैं सामने घर पहुंचा, भाभी ने दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मैंने नमस्ते नहीं किया। वो मुझे अंदर घर में ले गई। वहाँ बच्चा सो रहा था। बहुत बहुत बधाई, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। भैया कहाँ हैं? शाम को आएंगे। नाम क्या है बच्चे का? मैंने बच्चे को निहारते हुए पूछा।
भाभी ने कुछ सोचा और बोली, ऐसे तो बंटू बुलाते हैं, तुम बताओ गर्लफ्रेंड बनी तुम्हारी? हाँ बन गई। और पल्लवी को भूल गए? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर पूछा। हाँ, नहीं, शायद थोड़ा थोड़ा। तुम नाम पूछते थे ना उसका? उसका नाम? भाभी ने अभी अभी उसका नाम बोलना शुरू ही किया था, इससे पहले वो पूरा नाम बोल पाती इतने में मैं बोला, नहीं जानना मुझे, कुछ चीज़ें केवल हमारी होती हैं। ये बोलते हुए मेरे और ये सुनते हुए भाभी के बीच कोई खाली जगह भर गई। बहुत दिनों बाद में फपक फपक के रोया और बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया। भाभी ने मुझे नहीं रोका, बस मुझे ये सुनाई पड़ा कि वो सिसक रही थी और शायद बार बार बंटू बंटू बोल रही थी। जब मैं लौट रहा था तो दोपहर शाम के कपड़े पहनना शुरू कर चुकी थी। एक लड़के ने बैडमिंटन का नेट लगाया हुआ था और मोहल्ले की कुछ नई भाभियां बैडमिंटन खेल रही थी।